गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 5, उसमें हमने जो लास्ट किया था वो था कोफिशिएंट्स। हमने किया था कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको एक बार ये क्लियर हो जाएंगी तो आगे क्लासेस में भी आपको इससे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, कोफिशिएंट के बाद टर्म्स की बात आती है। टर्म्स तो आप जानते ही हैं, टर्म्स आप पहले पढ़ चुके हैं। टर्म्स का मतलब ये है कि जैसे टर्म की बात करें, केवल सिर्फ टर्म देखें, पहले तो सिर्फ टर्म की बात करते हैं। सिर्फ टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब हुआ जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल दिए हुए प्लस 4x। ठीक है, तो एक टर्म तो ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। ये दो टर्म्स अलग अलग हो गए। तो हम अगर इसके टर्म्स लिखेंगे, इसके लिखेंगे टर्म्स, इस एक्सप्रेशन के टर्म्स लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 3xy और 4y। मैंने केवल आपको याद दिलाने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके टर्म्स हो जाएंगे। अब देखिए, उसमें एक थोड़ा सा और बहुत बढ़ता है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म्स, अब जरा जो ये एलियंस की चैटिंग है उसको देखें आप। एल्जेब्रा इज डेवलप्ड टू जनरलाइज नंबर्स एंड हेंस अवॉइड लॉन्ग कैलकुलेशंस। एल्जेब्रा जो है वो जो नंबर्स को जनरलाइज करने का काम एल्जेब्रा में होता है। एल्जेब्रा में डेवलप हुआ कि नंबर्स को आप जनरलाइज कर लें। जनरलाइज का मतलब है कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे x की फॉर्म में कोई फॉर्मूला बना दिया और उसके अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे वो उन सबका उस वैल्यू जो है वो आपको शो कर देगा। तो आप बार बार कभी 1 से शो करेंगे किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को 2 से एग्जांपल में समझाएंगे, 3 से समझाएंगे। बेस्ट है कि उसको एक लेटर दे दिया जाए ABCD XYZ और हम एक जनरलाइज फॉर्म बना लें। इसे जनरलाइज फॉर्म कहते हैं। जितने भी फॉर्मूले आप देखेंगे, जितने भी फॉर्मूले देखेंगे, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, तो ये जो L और B शो कर रहे हैं, तो ये लेंथ L जो है वो लेंथ को शो कर रहा है, B ब्रेथ को शो कर रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कोई भी लेंथ होगी तो वो L होगी, कोई भी ब्रेथ होगी वो B होगी। आप L और B की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका एक जनरलाइज फॉर्मूला बन गया। तो इसे कहते हैं जनरलाइज करना। और इससे क्या होता है कि बड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन से आप अब बच सकते हैं। ड्रिल्ड एक्ट जो हैं वो कह रहे हैं आई एग्री एल्जेब्रा जनरलाइजेज नंबर्स। मैं इसको पूरा बुक से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बुक में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं और बहुत सही तरीका है इनका, इसलिए आपको इससे और अच्छे से समझ में आएगा। आई एग्री एल्जेब्रा जनरलाइजेज नंबर्स बट हाउ डज इट हेल्प टू अवॉइड डूइंग लॉन्ग कैलकुलेशंस। आप ये मुझे ये तो बताओ। वो ये कह रहा है कि एल्जेब्रा नंबर्स को जनरलाइज तो करता है, ये तो सही है, लेकिन ये लॉन्ग कैलकुलेशंस में कैसे हेल्प करता है? तो इसने एक एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन है, देखो आप। सपोज यू हैव 40 फीट ऑफ फेंस एंड यू वांट टू कवर अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 1.5 times its breadth. One way to solve it is the trial and error method. You start with the number says 4, find its 1/2 and add to see if its total be 20. Semi perimeter. The same way you may try to find other numbers until you get the desired result. ठीक है, अब आप देखिए 40 फीट फेंस है। सपोज यू हैव 40 फीट फेंस। अब आप इसमें देखें, अगर इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है, ये जो उसने करके दिखाया है, इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शेप है प्लॉट का और इस पर, इसी रेक्टेंगुलर शेप पर हमें 40 फीट की फेंस लगानी है। 40 फीट की फेंस। 40 फीट की फेंस का मतलब है आप यहाँ से शुरू करिए और पूरा इसका जो बाउंड्री है उस पर लगाते चले जाइए और यहाँ तक जब फेंस आएगी तो टोटल फेंस का जो है वो है 40।
और यही तो पेरीमीटर भी होता है, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी तो यही होता है, उसकी बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर है इन्होंने बताया है, तो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। अब जो कंडीशन दी है वो ये है कि लेंथ इज 1.5 टाइम इट्स ब्रेथ। अगर इसकी ब्रेथ को हम माने x माने, तो इसकी लेंथ इन्होंने दिया है 1.5 टाइम्स ऑफ लेंथ। क्या है? लेंथ है जिसको हम L मानते हैं, वो ये है 1.5 ऑफ हाफ टाइम्स इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? L तो यहां लिखेंगे, इसकी है ना, तो 1.5 लिखेंगे, इसके अंदर 1.5 लिखेंगे, और इनटू ब्रेथ को, ब्रेथ क्या है? x, तो इसे x लिख देंगे। तो 2 3 2 1 2 1 3 3/2 x इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। 3/2 x इसकी लेंथ हो जाएगी। अब हम आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + b, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बस फॉर्म में वैल्यूज रख देनी है। l की वैल्यू रख देंगे 3/2x और b की वैल्यू रख देंगे x, ठीक है। हमने लेंथ को 3/2x निकाल लिया है और b को bx है। इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, और ये इससे, इसके नीचे 1 ले लीजिए, 2, यहाँ LCM में जाएगा 2 2 1 2 3x आ गया, प्लस 1 2 2 2x आ गया, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो पेरीमीटर है वो 5x आ जाएगा, ठीक है। और हम इस जनरलाइज तरीके से पेरीमीटर निकाल सकते हैं, और हमें कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा। वैसे क्या है कि आप कोई भी नंबर रखेंगे, कोई भी नंबर रखेंगे, और इतना मैंने कर लिया, और इन्होंने एक चीज़ और दी है इसमें, जो है इसको कैलकुलेट क्या करना था, ये जो 5x आ गया है ना, 5x ये दिया हुआ है 40, क्योंकि पेरीमीटर कितना दिया है? 40 दिया हुआ है ना, तो x = 40/5, तो ये 8 आ गया, x की वैल्यू आ गई 8 फीट, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये कैलकुलेशन बहुत ही कम पेज पर हो गई है, बहुत छोटी सी जगह में हो गई है। अगर आप इसे ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे, क्योंकि आप नंबर्स ही पुट करें, आपके सामने अगर कंडीशन ये हो कि आपको नंबर्स ही पुट करना है, तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे लेंथ और ब्रेथ के, लेंथ और ब्रेथ के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद शायद आपको एक पेयर मिल जाए जो इस तरह से, जिसमें x जो है वो 8 फीट आ रहा हो, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत दिक्कत होगी। हमें अगर इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है अब, तो देखें आप, लेंथ और ब्रेथ कैसे निकल जाएगा भाई? लेंथ तो, ब्रेथ तो हमें दे रखी है 8 फीट, ठीक है, और दूसरा है जो लेंथ दे रखी है वो 3/2 और 8 × b दे रखी है, यानी x दे रखी है, तो 3/2, और इसमें अगर मैं x का 8 ऐड कर दूं तो यहाँ से हो जाएगा 4, 4 3 12, ठीक है। तो इस तरह से ये 12 फीट इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी, और आपको रेशियो के लिए जो माथापच्ची करनी पड़ती वो सब बच जाएगी। आसानी से आप एक जनरलाइज फॉर्म बनाइए, और जनरलाइज फॉर्म बनाने के बाद उसे सॉल्व कर दीजिए, x y z जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को निकाल लीजिए। ये अच्छा तरीका है। लेकिन आप एक चीज़, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, और इस तरह के आगे क्वेश्चंस आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हम उनको करेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, अगर इससे आपको ये तो समझ आ ही जाएगा, अगर उसकी कैलकुलेशन में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो किसी को, लेकिन आप ये तो समझ लें कि ये आसान तरीका है किसी भी मेज़रमेंट को, किसी भी कैलकुलेशन को करने की, क्योंकि इसके जो दूसरे तरीके हैं वो काफ़ी पेचीदा हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो कॉम्प्लिकेसी से बच जाओगे आप, और आप आसान तरीके से कर लोगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा ये इक्वेशंस जो बनती हैं, इनसे हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है।
ठीक है, क्योंकि आने वाले चैप्टर में भी हो सकता है, इसी चैप्टर में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएं थोड़े बहुत, ठीक है, और ये शुरू हो गए हैं, ये आगे हर क्लास में आएंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि आपके पास केवल एक ही वेरिएबल था, तो आपने फटाफट उनको ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टर्म लाइक हैं, अगर जितने भी टर्म दिए हुए हैं वो लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं उनको भी देख लें आप, तो हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अनलाइक होंगे तो वो वैसे ही रखे रहते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने ये करा ही लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की वजह से है, क्योंकि लाइक टर्म्स थे तो हमने कर लिए। जैसे कि लाइक टर्म्स का मतलब होता है जैसे 3x, 4x, 50x, माइनस का 3x, ठीक है, ये क्या है, सब लाइक टर्म्स हैं, सारे लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि ये सब x के ही टर्म्स में है। कांस्टेंट बदल रहा है लेकिन वेरिएबल सेम है, यहाँ पर सेम डिग्री ऑफ वेरिएबल है। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, इनके अंदर सेम पावर ऑफ वेरिएबल है, इनको बोलेंगे लाइक टर्म्स, ठीक है। और दूसरी तरफ अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स का मतलब हुआ जैसे एक है 3x और दूसरा है 3x स्क्वायर, तो ये अनलाइक हो गए क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर चेंज हो गई। दोनों में वेरिएबल विद सेम पावर रहता है, तो आप क्या करेंगे, आसानी से ये पहचान लीजिए कि ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर लाइक टर्म्स आपको दिखाने हैं, ग्रुप द लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग: -8 12x स्क्वायर x बाई 10 बाई 5x 12 बाई x और -4x स्क्वायर। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, x वाले टर्म्स कितने हैं, देखो -8x और 5x, ये दोनों आ गए लाइक टर्म्स में। उसके बाद दूसरा देखिए x की पावर कितनी है, 2। अब देखें x पावर 2 किसमें, इसमें है। कांस्टेंट में प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन पावर और जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, तो x स्क्वायर और -4x स्क्वायर, देखिए आप x स्क्वायर -4x स्क्वायर। नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पर लिखा है x बाई और यहाँ है बाई, x बाई हो या बाई x हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये भी x बाई है और ये भी x बाई है, कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स होंगे। इसके अलावा कोई लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि 10y के अलावा बाई का कोई 10y के अलावा बाई का कोई टर्म नहीं है और 12 के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं है, तो ये तीन ही लाइक टर्म्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर बदल सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो आप इसे जो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ पॉइंट हैं लाइक टर्म्स में, देखिए न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स में बी डिफरेंट, यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब है कि प्लस माइनस का जो भी नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 वो अलग अलग हो सकता है। वेरिएबल इन लाइक टर्म्स मस्ट बी सेम, वेरिएबल सेम होते हैं, पावर ऑफ ईच वेरिएबल इन लाइक टर्म्स मस्ट बी सेम, और वेरिएबल के अंदर, हर वेरिएबल के अंदर लाइक टर्म्स में पावर जो होती है, वेरिएबल की पावर भी सेम ली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों अनलाइक टर्म है, क्योंकि एक में पावर 1 है, एक में पावर 2 है। जो सेम वाले हैं उनको हम अलग तरह से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो दोनों लाइक टर्म्स होते हैं, वो लाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है। पावर के बाद द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ वेरिएबल्स इन टू लाइक टर्म्स मे बी डिफरेंट, तो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जो ये वाला एग्जांपल था, ये x बाई लिखा हुआ है, बाई x लगा, तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ऑर्डर चेंज होने से कोई मतलब नहीं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, कांस्टेंट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसको लाइक टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिए, और कल मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा, पॉलिनोमियल्स के बारे में। और आज आपका होमवर्क यही होगा कि यहाँ तक जितनी चीज़ें दी हैं, देखिए लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स दिया हुआ है, इसको आपको प्रॉपर करना है, समझना है। कोफिशिएंट के बारे में फिर से पढ़ लीजिएगा, और फैक्टर एंड कोफिशिएंट जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में। तो ये पिछला जो है वो एक बार अच्छे से 3-4 पेज हैं, इनको अच्छे से आप रीड करोगे तो फिर आपको पॉलिनोमियल भी समझ में आएगा, पॉलिनोमियल भी फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप आज इतना ही करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास भेजेंगे। और जिन्होंने होमवर्क अभी तक नहीं भेजा है, यहाँ तक का होमवर्क जिसका भी होम असाइनमेंट हो वो भेज सकता है।